बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस हब। आज से हमारी एक सीरीज़ है जो स्टार्ट होगी, जो कि आपकी डेली एग्जैक्ट इसी टाइम पे रहेगी, जिसमें आपको अलग अलग सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन रहेंगे। जैसे आपका जो सिलेबस है, CHO का सिलेबस ऑलमोस्ट सब जगह एक सा है, चाहे MP का हो या राजस्थान का हो या किसी भी और स्टेट का हो। तो यहाँ पर आपको जितनी भी अभी रिसेंट में सीरीज़ स्टार्ट की जा रही हैं, वो सभी सीरीज़ आपके अपकमिंग जो राजस्थान के या कोई से भी एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए हेल्पफुल रहने वाली हैं। तो नेक्स्ट मंथ है जो राजस्थान वालों का पेपर होने वाला है, MP CHO का एग्ज़ाम होना, UP UMS के लिए भी वैकेंसी निकाली गई हैं। तो इस तरीके से जितने भी पेपर होने हैं, ये क्लासेस आप सभी के लिए हेल्पफुल रहने वाली हैं। तो चैनल पर जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास में एंड तक ज़रूर जुड़े रहें। और जो भी लोग स्टडी मटेरियल के लिए जो PDF फॉर्मेट में लेना चाहते हैं, तो उनको 13 सीरीज़ प्लस 40 क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल हैं। ध्यान से सुनिए, 13 सीरीज़ 40 क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं NHM पेपर और CHO पेपर के लिए। और जो भी लोग, चाहे आप किसी भी स्टेट का पेपर दे रहे हों, और जो भी लोग अपकमिंग टाइम में अपनी तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि आपके लिए जो अलग अलग स्टेट वाइज पेपर्स रहेंगे, सीरीज़ रहेंगी, वो आपको किसी भी स्टेट का पेपर देते हैं आपको हेल्पफुल रहेंगी। जैसा अभी रिसेंट में राजस्थान के पेपर में हुआ है, क्वेश्चंस आए वही हैं जो पढ़े हैं आपने, बस उनको घुमा दिया गया। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हो गए कि आपको क्वेश्चन तो 1 नंबर का था, लेकिन जोड़ी मिलाने को दे दी 30 से 40 क्वेश्चन में ऐसे ही था। तो उनमें बच्चों का दिमाग ही कंफ्यूज हो गया और टाइम की कमी के कारण उन्हें लास्ट में बेचारों ने ई ऑप्शन को सिलेक्ट कर दिया, क्योंकि आपको ऑप्शन सिलेक्ट है जो करना ही था। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और जो अमाउंट है इन पेपर्स PDF का, तो बहुत सारे लोगों की रिसेंट में मैसेज आ रहे हैं कि आपने अमाउंट इतना कम किया था, देन अगेन क्यों। तो वो अमाउंट आपके लिए ऑफर प्राइस था 4 दिन का, 28 तारीख से 3 फरवरी तक के लिए। बट नाउ आपको अमाउंट अभी भी आपकी जो स्टेबिलिटी है उसको देखते हुए 350 रुपीज़ जो रखा गया है। जो भी लोग ये PDFs लेना चाहते हैं, डायरेक्ट मेरे WhatsApp नंबर पर कॉन्टैक्ट करके PDFs ले सकते हैं। मेरा जो आप जब पेमेंट करते हैं तो मेरा जो नाम शो होता है वो है क्या। क्वेश्चन है यहाँ पर, द नर्स प्लान्स टीचिंग फॉर अ क्लाइंट शेड्यूल फॉर एमनियोसेंथेसिस। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द नर्स टू इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पर एक नर्स शेड्यूल करती है किसके लिए, एमनियोसेंथेसिस के लिए, किसी क्लाइंट के लिए एमनियोसेंथेसिस किया जाना है। तो यहाँ पर क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट होगा। ऑप्शन में है, द टेस्ट असिस्ट जेस्टेशनल एज यूजिंग द बायपैराइटल सर्कमफेरेंस। द टेस्ट डिटरमाइन द जेंडर ऑफ द बेबी। द टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट पॉसिबल बर्थ डिफेक्ट। द टेस्ट शुड नॉट बी completed if you have a history of miscarriage, previous history of miscarriage। तो यहाँ पर एमनियोसेंथेसिस क्यों ज़रूरी है, ये आप अपने क्लाइंट को भी बताएंगे और आपको भी पता होना चाहिए कि आप किसी भी क्लाइंट को है जो एमनियोसेंथेसिस क्यों करा रहे हैं। एमनियोसेंथेसिस में होगा क्या कि जो एमनियोटिक सैक में फ्लूइड है, जिसको आप क्या कहेंगे, एमनियोटिक फ्लूइड, उस एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकाल के आपको क्या करना है, टेस्ट करना है कि जो बेबी है यूट्रस में, जो गर्भ में बेबी है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स डेवलप तो नहीं हो रही हैं। तो यहाँ पर किसके लिए किया जाएगा, कुछ ना कुछ डायग्नोस के लिए, किसके लिए, कुछ ना कुछ डायग्नोस करने के लिए। तो यहाँ पर एमनियोसेंथेसिस जेनेटिक टेस्टिंग के लिए भी किया जाता है। जेनेटिक टेस्टिंग कैसे, कि इस टेस्ट के थ्रू एमनियोसेंथेसिस जो टेस्ट है, यहाँ पे आप बच्चे में जो बच्चा होने वाला बच्चा है उसमें कोई बर्थ डिफेक्ट तो नहीं है, उसके लिए यहाँ पे किया जा सकता है। कुछ फीटल इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है, या फिर एमनियोटिक फ्लूइड में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, तो आप उसको भी ट्रीट कर सकते हैं। या फिर फीटल लंग मैच्योरिटी को टेस्ट करने के लिए भी एमनियोसेंथेसिस परफॉर्म किया, इसके लिए यूजफुल है। बर्थ डिफेक्ट को चेक करने के लिए, ना तो इसका लेना देना मिसकैरेज से है, कि यहाँ पे लास्ट ऑप्शन में कहा है कि द टेस्ट शुड नॉट बी completed इफ़ यू हैव अ हिस्ट्री ऑफ मिसकैरेज, ऐसा नहीं है। टेस्ट असिस्ट जेस्टेशनल एज, तो एमनियोटिक फ्लूइड से जेस्टेशनल एज यहाँ पे चेक नहीं की जाएगी, ना ही बेबी का जेंडर पता लगाया जाएगा कि मेल है या फीमेल। इससे क्या होगा कि जो पॉसिबल बर्थ डिफेक्ट डेवलप होते हैं यदि इन केस, तो उनको चेक करने के लिए टेस्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज ब्रेस्ट पेन एंड
टेंडरनेस 3 to 5 days आफ्टर चाइल्ड बर्थ यूजुअली ड्यू टू। तो ब्रेस्ट में मेमरी ग्लैंड में आपको दर्द होना टेंडरनेस है, जो कि डिलीवरी होने के बाद बच्चे के जन्म के 3 से 5 दिन के बाद यदि होता है तो इसको आप क्या कहेंगे? ब्रेस्ट एब्सिस, मास्टाइटिस, ब्रेस्ट इनगोर्जमेंट या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो ब्रेस्ट में पेन हो रहा है, टेंडरनेस है, रेडनेस भी है, फुलनेस आपको फील होती है, जो कि बच्चे के पैदा होने के 3 से 5 दिन के बाद। तो ये सब क्या कहलाएगा? तो मास्टाइटिस का मतलब तो है कि इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन होना। इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन होगा तब एब्सिस बनेगी, पस बनेगी। लेकिन यहाँ पर टेंडरनेस और पेन बस हो रहा है तो ये क्या है? ब्रेस्ट इनगॉर्जमेंट। ब्रेस्ट इनगॉर्जमेंट का मतलब क्या है कि या तो ओवर प्रोडक्शन होना ब्रेस्ट मिल्क का, या फिर बच्चा फीड नहीं कर पा रहा है तो जो ग्लैंड्स है उनमें क्या होना? मिल्क है जो भर जाना, ब्रेस्ट मिल्क भर जाना। उसके बाद आपको दर्द होगा, साथ ही साथ हैवीनेस फील होगी। तो यहाँ पर वो क्या है? ब्रेस्ट इनगॉर्जमेंट। अब इसको रिलीफ के लिए भी, जो ब्रेस्ट इनगॉर्जमेंट है इसके रिलीफ के लिए क्या कर सकते हैं? आपको एक में क्या होगा कि मिल्क बिल्डअप हो जाएगा कहाँ पर? ब्रेस्ट में। अब या तो ओवर प्रोडक्शन के कारण होगा या फिर आपने अपने बेबी को फीड नहीं कराया है इसके कारण। जैसे आपने पढ़ा CSF के, जब CSF का लेवल बढ़ता है वैसे ही यहाँ पर भी है कि या तो आपके बच्चे ने फीड कम किया या ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया, तो जिसके कारण आपको पेन रहेगा, टेंडरनेस होगी, और जब आप ब्रेस्ट फीड कराएंगे तो उस टाइम पे आपको दर्द होगा। अब इसको आप जो किस तरीके से रिलीफ पा सकते हैं इस चीज़ से, तो यहाँ पर पहली चीज़, यदि इनकेस ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट होता है तो आप लूज़ क्लॉथ्स पहनिए। दूसरा, आप अपने क्लाइंट को सजेस्ट कीजिए कि लूज़ क्लॉथ्स पहने। दूसरी चीज़ है, बच्चे को अपने फ्रिक्वेंटली फीड कराएं। फ्रिक्वेंटली फीड कराएंगे बच्चे को आप, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो ब्रेस्ट मिल्क बन रहा है वो तो कम होगा ही होगा, साथ में जो बिल्डअप हो गया, इकट्ठा हो गया, वो भी बाहर निकलेगा। स्क्वीज़ करके उस मिल्क को एक्सप्रेस करके मैनुअली बाहर निकाल सकते हैं। सपोर्टिव ब्रा पहनिए, ब्रेस्ट कंप्रेशन कर सकते हैं, और जो एक तरीके से मैं कहें कि कॉटन क्लॉथ्स का इस्तेमाल कीजिए। तो यहाँ पर इससे क्या होगा? आपको रिलीफ मिलेगा। क्या है? ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट से रिलीफ मिलेगा। इनकेस आपको इन्फेक्शन होता है, एब्सेस आता है, या फिर मिल्क की जगह, ब्रेस्ट मिल्क की जगह कोई और डिस्चार्ज आता है, तब आप अपने डॉक्टर से कांटेक्ट कीजिए। यदि इंगॉर्जमेंट है तो वो क्या है? वो ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन हो गया है, या फिर आपने अपने बच्चे को फीड नहीं कराया है, इसके कारण फील होगा। नेक्स्ट वन इज, a client is concerned about gaining weight during pregnancy. The nurse explains that the largest part of weight gain during pregnancy is because of। तो यदि एक क्लाइंट को डर लगता है कि उसका प्रेगनेंसी में वजन बढ़ गया है, तो एज अ नर्स आप किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि प्रेगनेंसी में आपका जो वेट गेन हुआ है, सबसे लार्जेस्ट पार्ट क्या है उस वेट गेन का? फीटस, फ्लूइड रिटेंशन, मेटाबॉलिक अल्टरेशंस, या फिर इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम। तो यहाँ पर जो प्रेगनेंसी में वेट गेन होता है, क्या है? प्रेगनेंसी में वेट गेन होता है एटलीस्ट 11 kg तक वेट गेन है जो होना चाहिए। कितना? 11 kg तक है जो वेट गेन होना चाहिए। अब यहाँ पर जो वेट गेन होता है प्रेगनेंसी में, तो यहाँ पर किस तरीके से आप अपने क्लाइंट को एक्सप्लेन करेंगे कि जो वेट गेन हो रहा है आप उसकी टेंशन ना लें, क्योंकि एटलीस्ट आपका 11 किलो तक तो, जो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग एटलीस्ट 11 किलोग्राम वेट तो बढ़ना ही चाहिए। अब वेट बढ़ता कैसे है? और यहाँ पे आप क्या कहेंगे कि फ्लूइड रिटेंशन के कारण है, कि फीटस के कारण है, कि मेटाबॉलिक अल्ट्रेशन के कारण है? तो सबसे ज़्यादा जो वेट होता है प्रेगनेंसी में 11 किलोग्राम यदि मान लीजिए वेट है, आप कैलकुलेट करते जाइए, मैं आपको बताते जाती हूँ कि यदि 11 किलोग्राम वेट है, कितना है? 11 किलोग्राम वेट है, तो जो बेबी और फीटस है उसका वेट कितना हो गया? मान लीजिए 3 kg तक, मान लीजिए इंडियन बेबी एवरेज 3 kg तक के होते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड है, क्या है? एमनियोटिक फ्लूइड है जो कि 1 kg और 1 लीटर आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। दूसरा होता है प्लेसेंटा। यदि बच्चे का वजन 3 किलोग्राम है
तो प्लेसेंटा का वजन कितना होगा, 1/6 होगा, बच्चे के वजन से 1/6 है। तो एक जो टर्म प्रेगनेंसी है, क्या है, टर्म प्रेगनेंसी है, तो इसमें प्लेसेंटा होता है 500 ग्राम का, कितना, 500 ग्राम का। अब यूट्रस की बात करेंगे हम, यूट्रस नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में होती है 60 ग्राम की, कितना, 60 ग्राम की, लेकिन प्रेगनेंसी में 1 kg तक की हो जाती है, क्लियर है। फिर यहाँ पे आता है जो फ्लूइड है वो 2 kg तक बढ़ जाएंगे, एनर्जी स्टोरेज भी बढ़ जाएगा, ब्रेस्ट की साइज भी बढ़ जाएगी, तो ये सब मिला के, लेकिन जो सबसे ज़्यादा वजन होता है वो किसका होता है, बच्चे का, फीटस का। प्रेगनेंसी में यदि 11 किलोग्राम वेट गेन होता है, दैट मीन्स से क्या है, एक नॉर्मल वेट गेन हुआ है, और यहाँ पर जो नॉर्मल वेट गेन हुआ है, तो इस नॉर्मल वेट गेन में सबसे ज़्यादा वजन होता है किसका, बच्चे का। नेक्स्ट वन, एमनियोटिक फ्लूइड इंक्रीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। The nurse is aware that one of the major function of amniotic fluid and its increase during pregnancy is to, तो एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल बढ़ गया है प्रेगनेंसी के टाइम पर, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तो एज अ नर्स आपको मेजर फंक्शन पता होना चाहिए एमनियोटिक फ्लूइड का, कि प्रेगनेंसी में यदि एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल बढ़ा हुआ है तो इसका फंक्शन क्या है, प्रोवाइड एंटीबॉडीज टू द फीटस, इंक्रीज न्यूट्रिएंट्स टू द फीटस, मेंटेन फीटल टेम्परेचर स्टेबिलिटी, या फिर इजी पैसेज ड्यूरिंग द डिलीवरी। तो एमनियोटिक फ्लूइड किस तरीके से आपकी हेल्प करेगा, तो एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल यदि बढ़ जाता है प्रेगनेंसी में, तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, पॉलीहाइड्रोमनियस, क्या कहा जाएगा, पॉलीहाइड्रोमनियस। अब इसकी ज़रूरत क्यों है एमनियोटिक फ्लूइड की, एमनियोटिक फ्लूइड की ज़रूरत क्यों है, तो एक तो है कि ये कुशन की तरह काम करेगा, दूसरा आपका जो फीटस है उसके टेम्परेचर को स्टेबल करके रखेगा, तो यहाँ पर ये सब चीज़ें होंगी, तो आंसर भी क्या होगा आपका, मेंटेन द फीटल टेम्परेचर स्टेबिलिटी। तो ऐसा कुशन की तरह काम करेगा, फीटस को सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा, फीटस को टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करेगा, सर्विक्स को डायलेट करने में हेल्प करेगा। तो ये सब क्या है, फंक्शन है किसके, एमनियोटिक फ्लूइड के। तो एमनियोटिक फ्लूइड यहाँ पर एज एन ऑप्शन की बात करें तो क्या होगा, मेंटेन फीटल टेम्परेचर स्टेबिलिटी। फिजियोलॉजिकल एनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज रिजल्ट ऑफ, प्रेगनेंसी में फिजियोलॉजिकल एनीमिया होता है, तो इसका रीज़न क्या है, डिक्रीज्ड डाइटरी इनटेक ऑफ आयरन, इंक्रीज्ड प्लाज्मा वॉल्यूम ऑफ द मदर, डिक्रीज्ड एरिथ्रोपोइसिस आफ्टर द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, इंक्रीज्ड डिटॉक्सिफिकेशन डिमांड्स ऑन द मदर्स लिवर। तो फिजियोलॉजिकल एनीमिया का क्या रीज़न है प्रेगनेंसी में, यदि किसी को फिजियोलॉजिकल एनीमिया होगा तो प्रेगनेंसी में एनीमिया की अलग अलग स्टेज हैं, क्या है, एनीमिया की प्रेगनेंसी में जो स्टेज की हम बात करें तो प्रेगनेंसी में एनीमिया के लिए क्या कहा गया है, कि जब एनीमिया कंसीडर कब किया जाएगा, जब आपका जो हीमोग्लोबिन लेवल है, कितना है, हीमोग्लोबिन लेवल है कितने से कम चला जाए, तो प्रेगनेंसी में जब हीमोग्लोबिन लेवल 11 से भी कम चला जाए तब इसको कंसीडर किया जाता है एनीमिया। क्या कंसीडर किया जाता है, एनीमिया। वॉल्यूम है, सॉरी, माँ का जो प्लाज्मा वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा, इसीलिए फिजियोलॉजिकल एनीमिया देखने को मिलेगा प्रेगनेंसी में। अब इसकी यहाँ पर स्टेज की बात करें हम, तो यहाँ पे आप देखिए कि जो 30 से 50% तक है मैटरनल प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ जाता है एंड ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक। अभी जनरली एनीमिया देखने को मिलता है सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में मेनली, फर्स्ट में तो पता नहीं चलेगा। अब ये जो एनीमिया है तो WHO के अकॉर्डिंग लेस देन 11 mg पर DL जाता है तब एनीमिया में कंसीडर किया जाएगा। फिर आता है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड वेरी सीवियर। तो वेरी सीवियर में तो जाएगा कितना, जब लेस देन 4 हो जाए, कितना, लेस देन 4 mg पर DL हो जाए। सीवियर जाएगा मतलब कि कितना, 7 से भी कम हो जाए। फिर मॉडरेट में कितना जाएगा, 7.8 to 9 तक, कितना, 7.8 to 9 तक जाएगा तब। फिर आता है माइल्ड, तो जैसा मैंने कहा कि 11 तक तो क्या है, नॉर्मल रेंज में कंसीडर किया जाएगा, 11 से कम है तब माना जाएगा कि प्रेगनेंसी में एनीमिया है। अब 9 to 10.9 मतलब 11 से कम है तो
एनीमिया है। तो क्या है, WHO के अकॉर्डिंग क्लास है एनीमिया की, कि माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड वेरी सीवियर। तो प्रेगनेंसी में फिजियोलॉजिकल एनीमिया का रीज़न क्या है, इंक्रीज प्लाज्मा वॉल्यूम ऑफ द मदर। नेक्स्ट वन इज द A client at 12 weeks gestation comes to the prenatal clinic complaining of severe nausea, vomiting. Nurse suspects that this client has hyperemesis gravidarum and knows that this is frequently associated with. तो एक 12 वीक की जेस्टेशनल पीरियड वाली क्लाइंट प्रीनेटल चेकअप के लिए क्लिनिक पर आती है, कंप्लेन करती है कि उसको नोजिया वॉमिटिंग हो रहा है। तो एज अ नर्स आपको पता है कि ये क्या है, हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम। हाइपर का मतलब ज़्यादा, एमेसिस का मतलब वॉमिटिंग, और ग्रेविडेरम का मतलब प्रेगनेंसी स्टेज में। तो हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम है यहाँ पर। तो एक एज अ नर्स आपको पता होगा कि जब ये हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम है तो इसको आपको एक क्वेश्चन आता है कि हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड जो वॉमिटिंग है, प्रेगनेंसी में होने वाली वॉमिटिंग क्या कहलाती है, हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम। अब यहाँ पर कैसे पता करेंगे कि आपको हाइपर एमेसिस का रीज़न क्या है। एक्सेसिव एमनियोटिक फ्लूइड, a GI history of cholecystitis, high level of chorionic gonadotropin, या फिर slowed secretion of free hydrochloric acid। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है कि जो प्रेगनेंसी में नोजिया वॉमिटिंग होती है उसको कहते हैं हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम, और इसके लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है HCG हार्मोन। क्या है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। तो यदि इसका लेवल ज़्यादा हो जाता है तो प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग आना स्टार्ट हो जाती है, जो जनरली फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक मेनली रहती हैं, किसी किसी में सेकंड में भी रहती, लेकिन थर्ड ट्राइमेस्टर में ये जो सबसाइड हो जाएंगी। नेक्स्ट वन, और जो कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन HCG है, इसको सीक्रेट कौन करता है, तो सिंक्टोट्रोफोब्लास्ट सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द केयर ऑफ अ क्लाइंट विथ प्लेसेंटा प्रीविया इंक्लूड्स। तो यदि आप किसी प्लेसेंटा प्रीविया वाले पेशेंट की केयर करते हैं तो उसमें क्या पॉइंट्स इंक्लूडेड रहेंगे। ऑप्शन में वाइटल साइन एटलीस्ट वंस पर शिफ्ट, अ टैप वाटर एनीमा बिफोर डिलीवरी, ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ द ब्लीडिंग, लिमिटेड एम्बुलेशन अंटिल द ब्लीडिंग स्टॉप। प्लेसेंटा प्रीविया में होगा क्या कि जो प्लेसेंटा है आपका सेंटर में अटैच होना चाहिए, उसकी जगह पर ये प्लेसेंटा नीचे की तरफ जो सर्वाइकल ओस है उसको पूरा कवर कर जाएगा, वहाँ पे आ जाए। अब इसके ग्रेड होते हैं, मतलब थोड़ा कवर किया तो ग्रेड 1, जा थोड़ा सा, और जो पूरा यदि पूरे तरीके से सर्विक्स का जो इनर ओस है उसको कवर कर जाए प्लेसेंटा, जहाँ पर म्यूकस प्लग रहेगा वहाँ पर यदि प्लेसेंटा आके कवर कर जाए उस एरिया को, तब वो कंडीशन कहलाती है फुली प्लेसेंटा प्रीविया। और कम्प्लीटली जो कवरिंग रहेगी सर्वाइकल ओस की वो क्या है, नीचे की तरफ, वो है प्लेसेंटा प्रीविया। तो यहाँ पर प्लेसेंटा प्रीविया जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है किसके लिए, एंटीपार्टम हेमरेज के लिए। प्लेसेंटा प्रीविया की खासियत होती है कि इसमें जो वेजाइनल ब्लीडिंग होगी उसमें पेन नहीं होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि हो क्या रहा है, बस ब्लीडिंग होगी लेकिन दर्द नहीं होगा। क्लासिकल साइन है किसका, प्लेसेंटा प्रीविया का। अब ऑप्शन में है कि क्या आप कौन सी केयर करेंगे। तो यहाँ पर प्लेसेंटा प्रीविया वाले मरीज में आपका जो फर्स्ट इंटरवेंशन होगा वो क्या होगा, ब्लीडिंग। क्या होगा, ब्लीडिंग। तो यहाँ पर ब्लीडिंग को आप क्यों ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि इनकेस यदि कंटिन्यूस ब्लीडिंग होती जाती है तो बेबी के लिए जो फीटस उसको तो प्रॉब्लम होगी ही होगी। आपको वाइटल साइन हर 4 घंटे में रिकॉर्ड करना है, 4-4 घंटे में आप चेक कर सकते हैं जब तक ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो जाती। क्यों, क्योंकि BP भी लो हो सकता है मरीज का यदि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। इनकेस उसको प्लेसेंटा प्रीविया वाले मरीज की फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी क्या होगी, उस ब्लीडिंग को स्टॉप करना। उस ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए आप इंटरनल एग्जामिनेशन नहीं करेंगे, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन हमेशा अवॉइड किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा कि वो जो ब्लीडिंग हो रही है उसको रिकॉर्ड करना और ऑब्जर्व करना है। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट वन, अ प्रेग्नेंट क्लाइंट डेवलप thrombophlebitis of the left leg and is admitted to the hospital for bed rest and anticoagulant therapy. The anticoagulant the nurse should expect to administer is। क्वेश्चन ध्यान से देखें, क्लाइंट क्या है, प्रेग्नेंट है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस डेवलप हुआ है। अब यहाँ पर इस थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस को डेवलप हुआ है यदि, तो उसको एंटीकोआगुलेशन थेरेपी दी जा रही है, एंटीकोआगुलेंट थेरेपी दी जा रही है।
कौन सी एंटीकोगुलेंट थेरेपी यहाँ पे दी जाएंगी। हेपेरिन आप एडमिनिस्टर करेंगे, डाइक्यूमेरोल एडमिनिस्टर करेंगे, डिपाक्सिन करेंगे कि कॉमेडिन करेंगे, क्या एडमिनिस्टर करेंगे। तो प्रेगनेंसी में सबसे सेफ एंटीकोगुलेंट माना जाता है हेपेरिन। क्या माना जाता है? हेपेरिन, क्योंकि ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करेगा, और जब जो चीज़ प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करेगी तो बच्चे को हार्म नहीं पहुंचाएगी। कॉमेडिन कर जाएगा और एज एन टेरेटोजेनिक ड्रग की तरह काम करेगा और बच्चे को प्रॉब्लम भी हो सकती है। यहाँ पर यदि क्लाइंट प्रेग्नेंट है और एंटीकोगुलेंट थेरेपी की बात की जाए तो बेस्ट चॉइस होती है हेपेरिन। क्या है? हेपेरिन की जो मॉलिक्यूलर साइज है बड़ी होने के कारण प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाएगा। प्लेसेंटल बैरियर, जैसे ब्लड ब्रेन बैरियर होता है ऐसे ही प्लेसेंटल बैरियर है, और ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाएगा। क्रॉस नहीं करेगा तो ये क्या होगा? सेफ रहेगा। तो यहाँ पर जो बाकी 3 मेडिसिन दी हुई हैं कि डिपाक्सिन है, डाइक्यूमेरोल है, वारफरिन है, तो ये तीनों प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे को हार्म पहुँचा सकती हैं, लेकिन हेपेरिन नहीं करेगा। तो जो बेस्ट एंटीकोगुलेंट होगा प्रेगनेंसी में क्या होगा? हेपेरिन। नेक्स्ट इज अ क्लाइंट हु इज 6 month pregnant comes to the prenatal clinic complaining of painful urination, flank tenderness and hematuria. A diagnosis of pyelonephritis is made. An important nursing intervention for the client at this time. तो क्लाइंट क्या है? 6 महीने की प्रेग्नेंट, 6 महीने की प्रेग्नेंट है, प्रीनेटल टेस्ट के लिए आई है क्लिनिक पर, कंप्लेन करती है कि उसको यूरिन पास करती है तो दर्द होता है, यूरिन के साथ में ब्लड भी आ रहा है और थोड़ा टेंडरनेस टाइप से फील हो रहा है। डायग्नोस हुआ है पाइलोनेफ्राइटिस। क्या डायग्नोस हुआ है? पाइलोनेफ्राइटिस क्लाइंट के लिए डायग्नोस हुआ है। अब यहाँ पर पाइलोनेफ्राइटिस डायग्नोस हुआ है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा? पाइलोनेफ्राइटिस का मतलब है कि किडनी में इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन का होना। क्या है? किडनी में इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन का होना। तो आप पहला नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा? तो यदि किडनी में कुछ भी इन्फेक्शन वगैरह होता है तो आप सबसे पहले यहाँ पे प्रीटर्म लेबर के लिए क्या करेंगे? चेक करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि इन्फेक्शन के कारण प्रीटर्म लेबर हो सकता है, और ऐसे में जो न्यूनेटल मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी रेट के रिस्क हैं, जो या तो जो बेबी पैदा होता है यदि प्रीटर्म, तो उसको या तो उसकी डेथ होने के रिस्क रहेंगे, मॉर्बिडिटी के रहेंगे, मॉर्टेलिटी के रिस्क रहेंगे। तो यहाँ पर फ्लूइड इनटेक हो गया, यूरिन फॉर प्रोटीन हो गया, 2 ग्राम सोडियम डाइट, ये सब चीज़ें आप बाद में चेक कर सकते हैं। लेकिन आपकी जो यदि क्लाइंट 6 मंथ प्रेग्नेंट है तो आपकी पहली प्रायोरिटी क्या होगी कि जो उसका बच्चा है यूट्रस में उसको चेक करना कि कुछ बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ऑब्जर्विंग फॉर साइन ऑफ प्रीटर्म लेबर। पाइलोनेफ्राइटिस के कारण भी कभी कभी कुछ केसेस में प्रीटर्म लेबर मतलब टाइम के पहले डिलीवरी है जो हो सकती है। नेक्स्ट वन इज when taking the health history, the nurse correctly identifies that a client is at risk for developing a hypertensive disorder of pregnancy। क्या है? जब आप क्लाइंट की हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं तो क्लाइंट के लिए क्या है? हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी है। When it is determined that the client is 31 year old, is an obese preemie gravida, has had 6 previous pregnancies, has been an oral contraceptive within 3 months of pregnancy। तो यदि क्लाइंट के लिए क्या हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर प्रेगनेंसी में या तो एक्लेम्सिया हो सकता है, प्री एक्लेम्सिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्या रीज़न यहाँ पर होंगे इसके प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन के? कि लेडीज़ 31 साल की है तो ये होता है जनरली जब एल्डरली हो, 35 साल से ज़्यादा हो तब। और यदि प्रीवियस 6 प्रेगनेंसी हो गई हैं तो चांसेस रेयर रहते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव 3 मंथ विदिन 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी तो ये भी नहीं होगा। जो सबसे हायर रिस्क होगा वो होगा ओबेसिटी। जैसे बीपी आपका नॉर्मल सिचुएशन में बढ़ता है कि मोटे हो, एज ज़्यादा हो गई है, कुछ आप ड्रग्स वगैरह लेते हैं तो वही सेम सिचुएशन यहाँ पर रिपीट होंगी। तो यदि प्रीमी ग्रेविडा है माँ और ओबीज है, क्या है? प्रीमी ग्रेविडा है, पहली प्रेगनेंसी में ज़्यादा रिस्क होता है, और ऊपर से आप मोटे हो और आपको बीपी बढ़ता है
तो जो यहाँ पर प्रेगनेंसी में जो हाई बीपी की एक्लेम्सिया प्री एक्लेम्सिया की बात करें तो जनरली या तो 35 साल के बाद या अर्ली एज मतलब अंडर 20 या फिर ओवर 35 के बाद ही होता है। तो मल्टी ग्रेविड और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव वालों को बीपी बढ़ने की प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होती। की उम्र 20 साल से कम है या फिर 35 साल से ज़्यादा है तभी बीपी बढ़ने की प्रॉब्लम होगी। अब एक्लेम्सिया और प्री एक्लेम्सिया में से आपको एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। बहुत सारे का मतलब इनके साइन, ड्रग ऑफ चॉइस, किसको होने के चांस रहेंगे और कौन सा ऐसा साइन है जो एक्लेम्सिया और प्री एक्लेम्सिया को डिफ्रेंशिएट करता है, तो वो होती है एक्लेम्प्टिक फिट्स। ड्रग ऑफ चॉइस में बात करें हम तो वो होती है मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। क्लियर है। नेक्स्ट वन, द नर्स auscultates the abdomen of 38 week gestation to determine fetal heart rate. If the fetal heartbeat is located in the right lower quadrant, which of the following is most likely the presenting part? प्रेजेंटिंग पार्ट का मतलब है यहाँ पर कि जो डाउन साइड सबसे नीचे की तरफ प्रेजेंटिंग पार्ट है वो कौन सा है? शोल्डर है, हेड है, फीट है कि बटक्स हैं, क्या होंगे? तो यहाँ पर आप भी आंसर अपने मार्क करते जाइए। हो सकता है कि आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में आए क्योंकि NCLEX बेस्ड साउंडर्स बुक के क्वेश्चन हैं, NCLEX RN के क्वेश्चन है। तो यहाँ पर एक कोई सिंगल बुक के भी नहीं, बहुत सारी बुक्स में से क्वेश्चन ऐड किए गए हैं। तो यहाँ पर जो एब्डोमेन है 38 वीक की प्रेगनेंसी है, 38 वीक का जेस्टेशनल पीरियड है। फीटल हार्ट रेट आपको कहाँ पे चेक हुई है? राइट लोअर क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर आपका जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो क्या होगा? वो होगा हेड। क्या होगा? हेड। ये देखो ब्लड प्रेशर है जो चेक करना है, माँ की पल्स रेट चेक करनी है कि माँ का जो ब्लड फ्लो है प्रॉपर हो रहा है या नहीं। यदि माँ में ही ब्लड का प्रॉपर फ्लो नहीं हो पा रहा होगा तो बच्चे में कैसा होगा? तो आपका इनिशियल एक्शन यहाँ पे क्या होगा कि मैटरनल पल्स को चेक करना है। नेक्स्ट वन इज एट अबाउट 5 सेंटीमीटर डायलिटेशन a laboring client receive medication for pain. The nurse is aware that one of the medication given to women in labor that could cause respiratory depression of the newborn is. तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर डायलेटेशन हो गया, सर्विक्स 5 सेंटीमीटर तक डायलेट हो गई है। क्लाइंट को पेन के लिए मेडिकेशन दी गई है। तो कौन सी मेडिकेशन दी जाएगी लेबर में जिसके कारण न्यूबॉर्न बेबी की जो रेस्पिरेटरी रेट है वो क्या होगी? कम होगी। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन देखने को मिलेगा। स्कोपोलामाइन, प्रोमाजिन, डेमरॉल या फिर फेरगन और प्रोमेथाजिन, कौन सी मेडिसिन के कारण रेस्पिरेटरी डिप्रेशन देखने को मिलेगा न्यूबॉर्न में? होगी मेप्रिडोन। क्या है? मेप्रिडोन। तो यहाँ पर बच्चे का जो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन का केस है यहाँ पर मेप्रिडोन क्या करेगी? सिग्निफिकेंट डिप्रेशन ऑफ द इन्फेंट्स एट बर्थ इफ सर्कुलेटिंग लेवल्स आर हाई एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो जन्म के टाइम पर जो बच्चा हो रहा है तो यदि आपको इनके पेन के लिए मेडिकेशन दी गई है और मेडिकेशन दी गई है डेमेरॉल और मेप्रिडोन, तो इसके कारण जो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन के चांसेस भी बन सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा कि कौन सी ड्रग है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन का रीजन होगी? तो होगी मेप्रिडोन। नेक्स्ट वन, the structure that establish connection between the mother and fetus during intrauterine life। तो इंट्रायूट्राइन लाइफ में कौन सा स्ट्रक्चर है जो फीटस और माँ के बीच में कनेक्शन बनाने का काम करेगा? डेसिडुआ, यूट्रस, वेजाइना या फिर प्लेसेंटा। तो डेसिडुआ तो नाम दिया जाता है किसको? एंडोमेट्रियम को प्रेगनेंसी के टाइम पर। अब यहाँ पर जो कनेक्शन बनाने का काम कर रहा है माँ और बच्चे के बीच में तो वो प्लेसेंटा। क्या है? प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा यहाँ पर 1/6 ऑफ द बेबी वेट होगा। टर्म की बात करें तो 500 ग्राम होगा। कितना? 500 ग्राम तक। और यहाँ पर प्लेसेंटा की 2 साइड होती है, एक होती है मैटरनल, दूसरी होती है फीटल सरफेस। तो यहाँ पर मैटरनल सरफेस हमेशा रफ होती है जबकि फीटल है जो शाइनी रहेगी। जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा बहुत सारी, जो प्लेसेंटा एसेटा हो गया, इनक्रिएटा होगा, परक्रिएटा हो गया, प्रीविया हो गया, सभी क्या है? प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटीज और प्रॉब्लम्स हैं। नेक्स्ट वन, द टर्म वेट ऑफ प्लेसेंटा इज अबाउट। तो टर्म प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा का वजन कितना होगा? 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम या फिर 1000 ग्राम। तो टर्म प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा का वजन होगा कितना? 500 ग्राम तक और 500 ग्राम। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग RH इनकम्पैटिबिलिटी
कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इज, तो यदि RH इनकम्पैटिबिलिटी हुई है तो एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा होगा? पेल स्ट्रॉ कलर, गोल्डन कलर का, डार्क ब्राउन कलर का कि ग्रीनिश येलो कलर का? RH इनकम्पैटिबिलिटी में एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा होगा? तो नॉर्मली एमनियोटिक फ्लूइड होता है क्लियर कॉन्साइज नेचर का, कोई भी कलर नहीं होता है इसका। लेकिन यदि RH इनकम्पैटिबिलिटी है तो कैसा होगा? गोल्डन कलर का। ये देखिए यहाँ पर ग्रीन कलर है, मतलब बच्चे ने मेकोनियम स्टैंड कर लिया। मेकोनियम बच्चे का जो फर्स्ट पासिंग स्टूल है वो स्टैंड कर गया बच्चा। गोल्डन है तो RH इनकम्पैटिबिलिटी। ग्रीनिश येलो है, दैट मीन्स पोस्ट मैच्योरिटी, बच्चा 42 वीक के बाद पैदा हुआ है। डार्क रेड कलर का है, मतलब एक्सीडेंटल हेमरेज हुआ है। और डार्क ब्राउन या फिर टोबैको जूसी भी कह सकते हैं आप इसको, तो वैसा है मतलब कि बच्चे की डेथ है जो यूट्रस में ही हो गई, स्टिल बर्थ और इंट्रा यूट्राइन डेथ। नेक्स्ट वन, द ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट प्रेजेंट इन एमनियोटिक फ्लूइड, तो एमनियोटिक फ्लूइड में ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से रहते हैं? ऑप्शन में है प्रोटीन, यूरिया एंड यूरिक एसिड, लिपिड एंड ग्लूकोज या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं एमनियोटिक फ्लूइड में? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात की जा रही है तो कौन से हैं? ये सभी हैं। क्या हैं? ये सभी हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट वन इज द इन नॉर्मल कंडीशन कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एट टर्म इज, तो एट टर्म में प्रेगनेंसी में एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा होगा? ऑप्शन में है यहाँ पर पेल स्ट्रॉ, गोल्डन ब्राउन या फिर ग्रीनिश येलो। तो ग्रीनिश येलो भी हमने पढ़ लिया, ब्राउन भी पढ़ लिया जिसको टोबैको जूसी कहेंगे, गोल्डन भी पढ़ लिया। यहाँ पर टर्म में बात की जा रही है, टर्म मतलब 38 वीक की 37 वीक की प्रेगनेंसी के बाद, 37 वीक की प्रेगनेंसी के बाद एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा होगा? पेल स्ट्रॉ कलर का। कैसा? पेल स्ट्रॉ कलर का एमनियोटिक फ्लूइड है जो देखने को मिलेगा। और यदि पेल स्ट्रॉ की जगह क्लियर कॉन्साइज कलर आए तो आप उसको भी मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, pH ऑफ वेजाइना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज, तो प्रेगनेंसी के टाइम पर वेजाइना का pH कितना होता है? कैसा होगा? एसिडिक होगा, बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा, समटाइम एसिडिक एंड समटाइम बेसिक? प्रेगनेंसी के टाइम पर वेजाइनल pH कैसा, किस तरीके का होगा? प्रेगनेंसी के टाइम पर वेजाइनल pH होगा एसिडिक नेचर का। नॉर्मल रेंज होती है 4.5 तक। हमेशा वेजाइनल pH है जो वेजाइनल pH है कैसा होगा? एसिडिक नेचर का रहता है। क्यों? क्योंकि इसी के कारण आप इन्फेक्शन से बच पाते हैं। तो यहाँ पर एसिडिक नेचर के होने के कारण आपको इन्फेक्शन उतनी आसानी से नहीं हो पाता। और एज़ कम्पेयर टू मेल के फीमेल में सबसे ज़्यादा UTI भी होता है। क्यों? क्योंकि शॉर्ट यूरेथ्रा लेंथ के कारण। अब यहाँ पर जो pH स्केल की बात की जाए तो 14 तक इसकी रेंज होती है, 1 to 14 तक। 7 तक में आ जाए तो न्यूट्रल, अब 7 जाए तो बेसिक और क्षारीय, और बिलो 7 जाए तो एसिडिक और अम्लीय। अब यहाँ पर जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं उन सब का pH चला जाता है किसमें? एसिडिक नेचर में। तो वेजाइना का जो pH है वो प्रेगनेंसी में भी कैसा होगा? एसिडिक होगा, ताकि आपको इन्फेक्शन से बचाया जा सके। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? 4.5 क्या है? और ये एसिडिक नेचर है। नेक्स्ट वन, द टोटल वेट गेन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ सिंगल टर्न प्रेगनेंसी इन द हेल्दी वुमेन इज अबाउट, सिंगल टर्न प्रेगनेंसी का मतलब एक ही बच्चा यदि यूट्रस में है तो नॉर्मली कितना वेट गेन होगा? 5 किलोग्राम, 11 किलोग्राम, 9 kg या फिर 8 kg? कितना वेट गेन होगा पूरी एक सिंगल टर्न प्रेगनेंसी में? तो वो होगा 11 किलोग्राम, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में ही डिवाइड करके बताया गया है कि कितना वेट कहाँ बढ़ेगा। नेक्स्ट वन, द स्लाइट डिप्रेस्ड मार्क प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन द एब्डोमिनल वॉल बिलो द अम्बलाइकस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज टर्म्ड एज, तो स्लाइटली डिप्रेस्ड मार्क हैं जो कि प्रीडोमिनेंटली फाउंड हो रहे हैं कहाँ पर? एब्डोमिनल वॉल में, अम्बलाइकस के नीचे, लेकिन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो क्या है? कोलाज्मा ग्रेविडेरम, लाइना नियाग्रा, स्टीरिया ग्रेविडेरम, मोंटेगनरी ट्यूबरकल्स। मोंटेगनरी ट्यूबरकल्स देखने को मिलेंगे मेमरी ग्लैंड और ब्रेस्ट में। लाइना नियाग्रा जो है कि एक सिंगल लाइन है, पूरा एक्सीफेस्टर्नम से सिम्फाइसिस प्यूबिस तक जाएगी। कोलाज्मा ग्रेविडेरम है जो फेस पर आपको, फेस, चीक्स, नोज पर प्रेगनेंसी फेस मास्क रहेंगे, वो है यहाँ पर। स्टीरिया ग्रेविडेरम स्ट्रेच मार्क को कहा गया है। स्ट्रेच मार्क होंगे थाई पर, एब्डोमेन पर, ये ज़्यादा स्ट्रेच होने के कारण होते हैं, इसीलिए इनका नाम भी क्या है? स्टीरिया ग्रेविडेरम।
नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग +2 स्टेशन पोजीशन ऑफ फीटल हेड इज। +2 स्टेशन है यदि तो फीटल हेड की पोजीशन क्या है? बिलो स्टियल स्पाइन, अबव स्टियल स्पाइन, बिहाइंड स्टियल स्पाइन या फिर जस्ट अबव द पेल्विक इनलेट। ड्यूरिंग +2 स्टेशन में फीटल हेड की पोजीशन क्या है? तो होगी बिलो स्टियल स्पाइन। तो यहाँ पर बेबी इज एट -3 स्टेशन, मतलब कि हेड कहाँ पर है? अबव द पेल्विस। और 0 स्टेशन पे मतलब हेड क्या है? पेल्विस में फुली इंगेज्ड हो गया। 0 है तो इंगेज्ड हो गया है। +3 है मतलब बेबी है जो क्राउनिंग देखने को मिल रहा है। यहाँ पर क्या कहा गया? +2 स्टेशन है मतलब बिलो स्टियल स्पाइन में बेबी कहाँ पर है? बिलो स्टियल स्पाइन। नेक्स्ट वन इज द डस्की ह्यू ऑफ द वेस्टिबल एंड एंटीरियर वेजाइनल वॉल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज नोन एज। तो एंटीरियर वेजाइनल वॉल प्रेगनेंसी के टाइम पर एक डिफरेंट कलर की देखने को मिल रही है। तो क्या है? गॉडेल साइन है, ओसिएंडर साइन है, हैगर साइन है कि जैकमियर साइन है। तो डस्की ह्यू ऑफ द वेस्टिबल ये सेम क्वेश्चन एग्जाम में आया है, CHO में कई बार आया है। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा जैकमियर साइन। गॉडेल साइन का मतलब है कि जो ब्लड फ्लो है ज़्यादा हो रहा है, ब्लड फ्लो ज़्यादा हो रहा है इंक्रीज वेस्कुलराइजेशन के कारण क्या है? सर्विक्स और वेजाइनल ओपनिंग क्या है? सॉफ्ट है। ओसिएंडर साइन क्या है? 8 वीक में फील होगा। वेजाइनल फॉर्निक्स लेटरल वेजाइनल फॉर्निक्स के यहाँ पर। फिर हैगर्स सॉफ्टनिंग ऑफ द यूट्राइन सर्विक्स जो कि 6 to 8 वीक में होगी। तो यहाँ पर जैकमियर का मतलब क्या है? वेस्टिबल एंड एंटीरियर वेजाइनल। डस्की ह्यू ऑफ द वेस्टिबल एंटीरियर वेजाइनल वॉल। गॉडेल्स में सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स। ओसिएंडर में भी क्या है? वेजाइनल फॉर्निक्स के थ्रू साउंड जो पल्सेशन फील होना। हैगर साइन का मतलब सॉफ्टनिंग ऑफ द यूट्राइन स्टमस। नेक्स्ट वन इज द विच हार्मोन इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? FSH, LH, एस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्टेरोन। तो कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है ओव्यूलेशन के लिए? ओव्यूलेशन में क्या होगा? एग रिलीज होगा। तो यहाँ पर यदि 28 दिन का पीरियड्स है आपकी साइकिल है मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो 14वें दिन रिलीज होगा। तो यहाँ पर ओव्यूलेशन के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इनिशिएट करता है ओव्यूलेशन के लिए कि ओवरी क्या करे? एग को रिलीज करे। ओवरी एग को बनाएगी भी और रिलीज भी करेगी। FSH जो ग्रोइंग फॉलिकल है उनको स्टिमुलेट करने का काम करेगा। एक बार जब ये फॉलिकल क्या हो जाए? रप्चर हो जाए तो LH और ज़्यादा स्टिमुलेट करेगा इन फॉलिकल को एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए। और इसी के थ्रू है जो क्या होगा? प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट होगी किसकी? ओव्यूलेशन की। तो सिंपल से याद रखना ओव्यूलेशन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? तो वह ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। नेक्स्ट वन, द फिजिशियन प्रिस्क्राइब्स द फर्टिलिटी ड्रग मेनोट्रोपिन्स एंड कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन्स। Nurse should instruct the client that the combined action of these drug is to। तो यहाँ पर फर्टिलिटी ड्रग हैं पैरागोनॉल और प्रेग्नेल, कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन और मेनोट्रोपिन्स। दोनों ड्रग कंबाइनली क्या की गई हैं? आपको प्रिस्क्राइब की गई हैं। तो इनका काम क्या होगा? स्टिमुलेट एंड प्रमोट ओव्यूलेशन, प्रिपेयर द यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन, प्रिवेंट एंडोमेट्रियोसिस इन द फैलोपियन ट्यूब्स, फैसिलिटेट पेटेंसी ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। फर्टिलिटी ड्रग मतलब ऐसी मेडिसिन दी जा रही हैं जो कि क्या करें? ओव्यूलेशन को स्टिमुलेट करें। ओव्यूलेशन होगा तभी तो पीरियड्स आएंगे, एग रिलीज होगा तब प्रेगनेंसी है जो पॉसिबल होगी। तो फर्टिलिटी ड्रग में जो प्रेगनॉल दी गई हैं और प्रेग्नेल दी गई हैं, दोनों का काम क्या है? ओव्यूलेशन को स्टिमुलेट करना और प्रमोट करना। जो मेनोट्रोपिन्स है और प्रेगनॉल है क्या करेगी? स्टिमुलेट मैच्यूरेशन ऑफ द ओवम। और जो प्रेग्नेल है ओव्यूलेशन को स्टिमुलेट करेगी। एक ओवम को करेगी, दूसरी ओव्यूलेशन को करेगी, तब जाके यहाँ पर फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन के चांसेस बढ़ेंगे। ध्यान दें, मेट्रोट्रोपिन्स ओवम मैच्यूरेशन को स्टिमुलेट करेगी और जो कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन है ओव्यूलेशन को कि आप एग बनाओ और जो ओवम बना है उसको मैच्योर करने का काम करेगा मेट्रोट्रोपिन्स। नेक्स्ट वन, the time of ovulation can be determined by taking the basal temperature during ovulation the basal temperature। तो टाइम इंटरवल यहाँ पे कहा है कि ओव्यूलेशन के टाइम पर बेसल टेम्परेचर है कैसा होगा? ड्रॉप मार्कली
ड्रॉप स्लाइटली एंड देन राइसेस, राइसेस सडनली एंड देन फॉल्स, राइसेस मार्कली एंड रिमेन्स हाई। तो यहाँ पर ओवुलेशन के टाइम पर जो आपका बेसल मेटाबॉलिक टेम्परेचर है वो कैसा होगा, पहले तो घटेगा देन आफ्टर बढ़ेगा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि शुरुआत में क्या होगा, ड्रॉप होगा बॉडी टेम्परेचर, लेकिन बाद में क्या होगा, बढ़ेगा। ये क्यों होगा, क्योंकि एस्ट्रोजन के प्रोडक्शन के ज़्यादा होने के कारण। तो यहाँ पर देखिए कहा गया है कि देयर में बी अ ड्रॉप इन द बेसल टेम्परेचर, क्यों, क्योंकि एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन बढ़ा है इसलिए। लेकिन जब ओव्यूलेशन होगा तो बॉडी टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का प्रोडक्शन बढ़ रहा है इसलिए। तो यहाँ पर एस्ट्रोजन के कारण क्या होगा, लेवल घटेगा टेम्परेचर का, और प्रोजेस्टेरॉन के कारण क्या होगा, बढ़ेगा। नेक्स्ट इज आफ्टर द फर्स्ट 3 months ऑफ प्रेगनेंसी द चीफ सोर्स ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन इज द। एक नॉर्मल टर्म प्रेगनेंसी के लिए जितना प्रोजेस्टेरॉन जरूरी होता है उतना एस्ट्रोजन भी जरूरी होता है। 3 महीने की प्रेगनेंसी के बाद प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बनाने का काम कौन करेगा, प्लेसेंटा, एड्रिनल कॉर्टेक्स, कॉर्पस ल्यूटियम या फिर एंटीरियर हाइपोफाइसिस। तो फर्स्ट 3 month के बाद, लेकिन फर्स्ट 3 month तक कॉर्पस ल्यूटियम, जो ओवरी का कॉर्पस ल्यूटियम है, इस हार्मोन को बनाएगा। लेकिन आफ्टर दैट जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का सोर्स होगा वो क्या होगा, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जब पूरे तरीके से बन जाता है 12 week की प्रेगनेंसी के बाद, तभी अपना खुद का एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनाना स्टार्ट। ड्यूरिंग प्रीनेटल डेवलपमेंट फीटल वेट गेन इज ग्रेटेस्ट इन द। तो प्रीनेटल डेवलपमेंट का मतलब है जब बच्चा यूट्रस में है तो उस टाइम पर फीटल वेट गेन होगा किस ट्राइमेस्टर में, पहले ट्राइमेस्टर में, थर्ड ट्राइमेस्टर में, सेकंड ट्राइमेस्टर में कि इम्प्लांटेशन पीरियड में। तो प्रीनेटल डेवलपमेंट में फीटल वेट गेन है जो सबसे ज़्यादा कब होगा, तो सबसे ज़्यादा वेट गेन होता है थर्ड ट्राइमेस्टर में। किसमें, थर्ड ट्राइमेस्टर में। क्यों, क्योंकि थर्ड ट्राइमेस्टर में बच्चा है जो यूट्रस में, जो बेबी है, फीटस है, वो क्या होगा, उसकी बॉडी पे फैट डिपॉजिट होना स्टार्ट होगा। इसके कारण क्या होगा, वेट गेन भी ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा वेट गेन कब होगा, फीटल वेट गेन जो थर्ड ट्राइमेस्टर है, किसमें, थर्ड ट्राइमेस्टर के पीरियड में। नेक्स्ट वन इज इन डीलिंग विथ अ कपल आइडेंटिफाइड एज हैविंग एन इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम द नर्स नोज दैट। तो यदि आप किसी कपल के साथ जिनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है उनके साथ आप क्या करते हैं, यहाँ पर उनको चेक करते हैं, डील करते हैं किसी भी चीज़ को लेके, तो एज अ नर्स आपको क्या पता होना चाहिए। इनफर्टिलिटी इज यूजुअली साइकोलॉजिकल इन ओरिजिन। इनफर्टिलिटी एंड स्टेरिलिटी आर एसेंशियल द सेम प्रॉब्लम। द कपल हैव बीन अनेबल टू हैव अ चाइल्ड आफ्टर ट्राइंग फॉर 1 year। वन पार्टनर हैज़ अ प्रॉब्लम दैट मेक्स दैट पर्सन अनेबल टू हैव चिल्ड्रन। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा, यदि किसी पर्सन को क्या है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है कि साइकोलॉजिकल है, बिल्कुल नहीं है ऐसा। दूसरा है यहाँ पर कि इनफर्टिलिटी स्टेरिलिटी एसेंशियली क्या है, सेम प्रॉब्लम है, क्या है, सेम प्रॉब्लम है। फिर तीसरा है कि कपल हैज़ बीन अनेबल टू कंसीव अ बेबी आफ्टर ट्राइंग फॉर 1 year। वन पार्टनर हैज़ अ प्रॉब्लम दैट मेक्स द पर्सन अनेबल टू हैव अनदर चिल्ड्रन। तो एज अ नर्स आप ये सब तो नहीं करेंगे कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, आपकी फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी। दूसरी चीज़ कि एक को प्रॉब्लम है तो दूसरे को बच्चा कंसीव नहीं हो पाएगा, ये आप बता सकते, लेकिन आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होगी। आपको पता होना चाहिए कि इनफर्टिलिटी है क्या। तो यदि इनफर्टिलिटी है क्या की बात की जाए तो जब बिना किसी कॉन्ट्रासेप्शन के 1 year तक है जो कंसीव करने की कोशिश करना लेकिन कंसीव ना हो पाना, वो सिचुएशन कहलाती है इनफर्टिलिटी। तो आपका आंसर भी क्या होगा, इनफर्टिलिटी इज द इनएबिलिटी ऑफ कपल टू कंसीव आफ्टर एटलीस्ट 1 year ऑफ एडिक्वेट एक्सपोजर टू द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेगनेंसी। क्लियर है। इसमें 2 तरीके की होती है, प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी में एक भी बार कंसीव नहीं कर पाते हैं, सेकेंडरी में एटलीस्ट 1 time कंसीव कर लेते हैं, लेकिन दूसरी बार बच्चा चाहते हैं तो पैदा नहीं हो पाता। A test commonly used to determine the number, motility and activity of sperm is the। कौन सा टेस्ट किया जाएगा कि स्पर्म की नंबरिंग क्या है, मोटाइल है या नहीं, और एक्टिव स्पर्म कितने हैं। रिबन टेस्ट,
ब्राइडमैन्स टेस्ट, पोस्ट क्वाइटल टेस्ट या फिर पैपनिकोलियो टेस्ट। कौन सा टेस्ट किया जाएगा स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म एक्टिविटी को पता करने के लिए, नंबरिंग के लिए? तो वो होगा पोस्ट क्वाइटल टेस्ट। कौन सा? पोस्ट क्वाइटल टेस्ट। तो यहाँ पर जो आफ्टर इंटरकोर्स के बाद जो स्पर्म की कंडीशन आपको पता करनी है, तो क्या करेंगे? आफ्टर इंटरकोर्स के विद इन 2 घंटे के अंदर लेकिन जो स्पर्म है एस्पिरेट करेंगे। कहाँ से? आप सर्विक्स से। पोस्ट क्वाइटल टेस्ट उसका नाम दिया गया है। इस पोस्ट क्वाइटल टेस्ट को आपके इनफर्टिलिटी टेस्ट के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। वो ऐसे कि स्पर्म की मोटिलिटी, स्पर्म है, स्पर्म में इतनी क्षमता है कि वो ओवा को फर्टिलाइज कर पाए या नहीं, पेनिट्रेट कर पाए, तो वो सब चीज़ें चेक करने के लिए टेस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी? तो इनमें से पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी कौन सा है? ऑप्शन में मिस्ड मेंस्ट्रुअल पीरियड, एब्डोमिनल इनलार्जमेंट, फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय द प्रोवाइडर, या फिर पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट। क्या होगा यहाँ पर आपका आंसर? कि जो आपका पॉजिटिव साइन है प्रेगनेंसी में क्या होगा? मेंस्ट्रुअल पीरियड तो आपके किसी भी रीज़न से भी मिस हो सकते हैं। आपको थायराइड है तो हो सकता है, आपको कोई भी हार्मोनल प्रॉब्लम। एब्डोमिनल इनलार्जमेंट का कोई और रीज़न भी हो सकता है, कुछ इन्फेक्शन के कारण भी बढ़ सकता है, फ्लूइड एक्यूमुलेशन के कारण भी हो सकता है। पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट कभी कभी जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है उनमें, या फिर हाइड्रेटिफॉर्म मोल प्रेगनेंसी होती है उनमें देखने को मिल जाएगा। मतलब फॉल्स प्रेगनेंसी टेस्ट भी कभी कभी हो जाता है, लेकिन कन्फर्मेटरी पॉजिटिव साइन होगा कि जो फीटल मूवमेंट है फील होंगे। किसको? प्रोवाइडर को। नेक्स्ट वन, a nurse is aware that an adaptation of pregnancy is an increased blood supply to the pelvic region that result in a purplish discoloration of the vaginal mucosa which is known as। तो यहाँ पर एज अ नर्स आपको पता होना चाहिए कि जो ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है पेल्विक रीजन में प्रेगनेंसी के टाइम पर, जिसके कारण वेजाइनल म्यूकोसा कैसी है? पर्पलिश कलर की। एग्जाम में आता है पर्पलिश डिस्कलरेशन ऑफ द वेजाइनल म्यूकोसा। तो इसको क्या टर्म यूज़ करेंगे आप? लैडेन साइन, हैगर साइन, गॉडेल साइन या फिर चैडविक साइन। क्या टर्म यूज़ किया जाएगा? पर्पलिश डिस्कलरेशन ऑफ द वेजाइनल म्यूकोसा। तो टर्म यूज़ होगा वो कहलाता है चैडविक साइन। वो इसलिए क्योंकि वेजाइना के यहाँ पर ज़्यादा ब्लड की सप्लाई होगी। इंक्रीज ब्लड सप्लाई के कारण, वैस्कुलरिटी के कारण क्या होगा? सर्विक्स के यहाँ पर जो वेजाइना के यहाँ पर कलर होगा वो कैसा होगा? पर्पलिश टाइप का। उसको कहा गया है चैडविक साइन। लेडिन साइन में सर्विक्स के यहाँ पर वैस्कुलरिटी बढ़ जाएगी। क्या होगी? वैस्कुलरिटी बढ़ेगी। हैगर्स में सॉफ्टनिंग रहेगी। लोअर यूट्राइन सेगमेंट कैसा है? सॉफ्टनिंग रहेगा। गॉडेल्स में भी सॉफ्टनिंग सर्विक्स रहेगी। हैगर में यूट्राइन सॉफ्ट रहेगी, यूट्राइन सेगमेंट सॉफ्ट रहेगा। गॉडेल्स में सर्विक्स सॉफ्ट रहेगी। नेक्स्ट वन इज द यूट्रस राइसेस आउट ऑफ द पेल्विस एंड बिकम्स एन एब्डोमिनल ऑर्गन एट अबाउट द। तो यूट्रस है जो पेल्विस ऑर्गन से बाहर आके एब्डोमिनल ऑर्गन में कंसीडर की जाएगी। कब? 10th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में, 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी या फिर 18th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में। तो यूट्रस है जो राइज आउट होगी पेल्विस से, कहाँ पर? एब्डोमेन की तरफ, इसीलिए इसको एब्डोमिनल ऑर्गन कहा जाएगा। कब? तो ये कहलाएगी 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में। कब? जब 8वें वीक का प्रेगनेंसी ड्यूरेशन चलेगा तब। यूट्रस है जो क्या होगी? बिलो जो पेल्विस एरिया में रहेगी। कहाँ पर? पेल्विस एरिया में। लेकिन ये एब्डोमिनल ऑर्गन में कब चली जाएगी? जब जो आपका फंडल हाइट है बढ़ेगी, फीटस का जो साइज है बढ़ेगा, और ये होगा कब? 8वें वीक की प्रेगनेंसी में। नेक्स्ट वन इज अ क्लाइंट इज एंटर्ड टू द हॉस्पिटल इन एक्टिव लेबर आफ्टर एन एम्नियोटॉमी द नर्स वुड एक्सपेक्ट। तो यहाँ पर एक क्लाइंट एक्टिव लेबर का है, तो यहाँ पर एम्नियोटॉमी की गई है। तो आफ्टर एम्नियोटॉमी क्या देखने को मिलेगा? इंक्रीज फीटल हार्ट रेट, डिमिनाइज्ड ब्लड शो, लेस डिस्कम्फर्ट विथ कॉन्ट्रैक्शंस, प्रोग्रेसिव डायलिटेशन एंड निफासमेंट। क्या देखने को मिलेगा एक्टिव लेबर में यदि क्लाइंट तो हॉस्पिटल में? तो एम्नियोटॉमी कर दिया आपने, मतलब जो एम्नियोटिक सैक है उसको रप्चर कर दिया। तो यहाँ पर आर्टिफिशियली आपने रप्चर किया है, तो एम्नियोटॉमी के बाद डायलिटेशन और निफासमेंट है जो बहुत ज़्यादा होगा। आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन जिसको आप कहेंगे। तो यहाँ पर
प्रेशर पड़ेगा, फीटल हेड का प्रेशर सर्विक्स पे ज़्यादा पड़ेगा, जिसके कारण एफास्टमेंट होगा और डायलिटेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, ड्यूरिंग अ क्लाइंट्स लेबर द फीटस हेड इज एट स्टेशन +1, दिस इंडिकेट दैट द प्रेजेंटिंग पार्ट इज, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा है कि +3 है और माइनस है तो क्या होगा, तो क्लाइंट है जो लेबर में लेबर पेन आ रहे हैं, फीटस हेड के स्टेशन पोजीशन क्या है +1, प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होगा ऑन द पेरिनियम, हाई इन द फॉल्स पेल्विस, स्लाइटली बिलो द एस्टियल स्पाइन, स्लाइटली अबव द एस्टियल स्पाइन, तो प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होगा +1 स्टेशन है, तो तब ऐसे केस में प्रेजेंटिंग पार्ट होगा बिलो द एस्टियल स्पाइन, क्या होगा बिलो द एस्टियल स्पाइन, होगा बिलो द एस्टियल स्पाइन। तो यहाँ पर स्टेशन का मतलब ही है कि प्रेजेंटिंग पार्ट क्या है, प्रेजेंटिंग पार्ट का मतलब वो पेल्विस एरिया है, यहाँ पे प्रेजेंटिंग पार्ट हेड है कि बटक्स है, तो यहाँ पर द लेवल ऑफ द टिप ऑफ द एस्टियल स्पाइन कंसिडर्ड टू बी 0, तो एस्टियल स्पाइन के यहाँ पर है तो क्या है 0 है, लेकिन बोनी प्रोमिनेंस है मतलब अबव द स्पाइन है तो माइनस में जाएगा आपका, प्लस है मतलब +1 +2 है तो मतलब बिलो द स्पाइन है, तो यहाँ पर भी क्या है कि +1 स्टेशन है मतलब क्या है स्लाइटली बिलो द एस्टियल स्पाइन। नेक्स्ट वन इज a multigravida client is entered in active labor, she is yelling hurry hurry the baby is coming, what prior to action by nurse is indicated, तो यदि आपके यहाँ पर एक्टिव लेबर में कोई क्लाइंट आई है, फर्स्ट स्टेज ऑफ जो लेबर है उसमें एक्टिव ट्रांजिएंट फेज है, तो यहाँ पर एक्टिव फेज में है तो क्लाइंट कहती है जल्दी कीजिए कि बेबी बाहर आ रहा है, तो एज अ नर्स आप क्या करेंगे, चेक द फीटल हार्ट टोन्स, टाइम द कॉन्ट्रैक्शन इंटरवल, डिटरमाइन द प्रेजेंटिंग पार्ट, फिर डू अ वेजाइनल एग्जामिनेशन, तो ऐसे केस में आपकी प्रायोरिटी होगी कि वेजाइनल एग्जामिनेशन करना कि प्रेजेंटिंग पार्ट क्या है, ताकि डिलीवरी के लिए आपको इजी रहे, क्योंकि आप यदि माँ को लगता है कि बच्चा बिल्कुल बाहर ही आ रहा है, तो ऐसे केस में आपकी प्रायोरिटी क्या होगी, वेजाइनल एग्जामिनेशन आपको करना होगा। नेक्स्ट वन, a client is 39 weeks pregnant and in labor, her physician has informed her that she will have to have a cesarean birth because she has, तो यहाँ पर 39 वीक की प्रेगनेंसी में लेबर रूम में एक क्लाइंट आई है, लेबर पेन उसको आ रहे हैं, फिजिशियन उसको वहीं पे कहती है कि आपका सिजेरियन सेक्शन किया जाएगा, क्यों किया जाएगा, क्योंकि उसको गोनोरिया है, क्लेमाइडिया है, क्रॉनिक हेपेटाइटिस या प्रेक्टिव जेनाइटल हर्पीज है, क्यों यहाँ पर है जो फिजिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट कहेगा कि आपको लेबर पेन तो हो रहा है लेकिन आपका यहाँ पर नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी करवाना रिस्की रहेगा, आपको LSCS परफॉर्म कर दिया जाएगा, क्यों किया जाएगा, क्योंकि उसको जेनाइटल हर्पीज है, गोनोरिया क्लेमाइडिया में हो सकती है डिलीवरी, लेकिन जब एक्टिव जेनाइटल हर्पीज होगा तो ऐसे केस में जब भी मेम्ब्रेन रप्चर होगी तो इन्फेक्शन के कारण बच्चे को भी इन्फेक्शन हो सकता है, तो इसीलिए बच्चे को बाहर निकालने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होगा सिजेरियन सेक्शन, ताकि बच्चे को आप इस वायरस से प्रिवेंट कर सकें, क्योंकि जेनाइटल हर्पीज में क्या होगा कि जो जेनाइटल ऑर्गन है वहीं पर जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, स्पेशली आउटर साइड आपको वार्ड्स रहेंगे, उनके कारण जो वायरस है बच्चे में जब भी मेम्ब्रेन रप्चर होगी तो एक्टिव हर्पीज इन्फेक्शन है जो एक तरीके से असेंड हो मतलब कि फैलेगा, तो बच्चे को भी हो सकता है, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे कि सिजेरियन सेक्शन की एडवाइस देंगे पेशेंट को। नेक्स्ट वन, अ क्लाइंट इज ऑन मैग्नीशियम सल्फेट थेरेपी फॉर अ सीवियर प्री-एक्लेम्सिया, द नर्स मस्ट बी अलर्ट फॉर द फर्स्ट साइन ऑफ एक्सेसिव ब्लड मैग्नीशियम लेवल विच इज, मैग्नीशियम सल्फेट थेरेपी दी गई है क्लाइंट को, सीवियर प्री-एक्लेम्सिया है, सीवियर प्री-एक्लेम्सिया का मतलब है कि बहुत ज़्यादा BP बढ़ा हुआ है, प्रोटीनयूरिया है। अब यहाँ पर बेस्ट साइन क्या होगा कि मैग्नीशियम सल्फेट का लेवल बढ़ रहा है, आपके ब्लड में मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी हो रही है, डिस्टर्बेंस इन सेंसोरियम, इंक्रीज इन रेस्पिरेटरी रेट, डेवलपमेंट ऑफ कार्डियक डिसअरिथमिया, डिसअपीयरेंस ऑफ द नी-जर्क रिफ्लेक्स, तो यहाँ पर क्लाइंट को यदि मैग्नीशियम सल्फेट थेरेपी दी जा रही है, एक्लेम्सिया प्री एक्लेम्सिया को ट्रीट करने में दिया जाता है, फर्स्ट साइन होगा ब्लड मैग्नीशियम लेवल का मतलब मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी का कि नी-जर्क रिफ्लेक्स है क्या होना, डिसअपीयर होना, क्योंकि जो मैग्नीशियम सल्फेट है एज अ CNS डिप्रेसेंट की तरह काम करेगा, तो यहाँ पर टॉक्सिक लेवल यदि होता है तो आपका रेस्पिरेशन तो घटेगी, साथ में नी-जर्क रिफ्लेक्स भी देखने को मिलेगा।
कार्डियक डिसअरिथमिया होने के चांसेस रहेंगे। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो क्या होगा, डिसअपीयरेंस द नी जर्क रिफ्लेक्स। नेक्स्ट वन, a pregnant client is receiving magnesium sulfate for eclampsia. Which medication should the nurse have available as an antidote for possible toxicity? अभी हमने पढ़ा कि मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी के कारण मरीज के लिए क्या साइन देखने को मिलेंगे, तो होगा नी जर्क रिफ्लेक्स एब्सेंट रहेंगे, डिसअपीयर होंगे। अब दूसरा क्वेश्चन है कि इक्लेम्सिया को ट्रीट करने के लिए आप MgSO4 देते हैं मरीज को, तो यहाँ पर उसमें एज एन एंटीडोट क्या रखा होना चाहिए, आपके पास क्या अवेलेबल होना चाहिए यदि MgSO4 का लेवल हाई हो जाए तो? विटामिन के, कैल्शियम ग्लूकानेट, नैलॉक्सोन, एफेडाइजेपम क्या आपके पास अवेलेबल होना चाहिए? तो मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट होता है कैल्शियम ग्लूकानेट। क्या होगा? कैल्शियम ग्लूकानेट। नेक्स्ट वन इज एब्रप्टो प्लेसेंटा इज मोस्ट लाइकली टू अकर इन अ वुमन विथ। तो एब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा क्या है? एब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा टाइम के पहले ही प्लेसेंटा का डिटैच हो जाना, अलग होना। तो यहाँ पर किस वुमेन में देखने को मिलेगा? कार्डियक डिसीज वाले में, हाइपरथायरॉयडिज्म वाले मरीज में, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन में, कि सेफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन में। तो यहाँ पर कौन से केस में एब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा देखने को मिलेगा? तो वो होगा आपका जेस्टेशनल हाइपरटेंशन में। किसमें? हाइपरटेंशन के कारण प्रेगनेंसी में यदि हाइपरटेंशन होता है तो वैसोस्पाज्म होगा, वैसोस्पाज्म होगा, प्लेसेंटा टाइम के पहले ही यूट्राइन वॉल को छोड़ देगा, मतलब टियर अवे होगा, डिटैच होना स्टार्ट होगा। तो क्या कहलाएगा? एब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा। और जिस वुमेन को प्रेगनेंसी में यदि हाई बीपी की समस्या है तो उसको होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। नेक्स्ट वन इज द डिस्पाइट मेडिकेशन अ क्लाइंट्स प्रीटर्म लेबर कंटिन्यूअस, हर सर्विक्स डायलेट एंड बर्थ अपीयर्स इनएविटेबल, nurse understand the infant's chance of extra uterine survival may improve if the physician order। तो यहाँ पर प्रीटर्म लेबर हो रहा है, सर्विक्स डायलेट होती जा रही है, बर्थ है जो होने ही वाला है। तो एज अ नर्स आपके पास आप क्या कहेंगे कि एक्स्ट्रा यूट्राइन सर्वाइवल मतलब बच्चा बाहर आके सर्वाइव करेगा यदि फिजिशियन क्या ऑर्डर कर दें? एम्पिसिलिन बाय पिगीबैक, डेक्सामेथासोन बाय इन्फ्यूजन, एन इमीडिएट सिजेरियन डिलीवरी या फिर एन इंट्रायूट्राइन एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। तो यदि प्रीटर्म लेबर होता है तो बच्चे को सबसे ज़्यादा सांस लेने की प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि लंग्स में सरफेक्टेंट की कमी होती है, सरफेक्टेंट की कमी होगी, लंग्स प्रॉपर मैच्योर नहीं होंगे। और डेक्सामेथासोन यदि दिया जाएगा तो शॉर्ट पीरियड के लिए, तो यहाँ पर क्या होगा? बच्चे के लंग्स को मैच्योर करने में हेल्प करेंगे। तो इसीलिए डेक्सामेथासोन मोस्ट ऑफ दी है जो यूज़ किया जाता है किसके लिए? तो लंग्स को मैच्योर करने के लिए। तो यहाँ पर भी यदि बच्चा बाहर आता है इनकेस तो क्या इन्फ्यूज़ किया जाएगा? डेक्सामेथासोन। नेक्स्ट वन, अ क्लाइंट एक्सपीरियंस अ नॉर्मल न्यूबॉर्न डिलीवरी आफ्टर द प्लेसेंटा इज डिलीवर्ड, द फिजिशियन ऑर्डर्ड अ मेडिकेशन to be added to the IV solution. Which medication is the nurse most likely administered at this time? तो यहाँ पर नॉर्मल न्यूबॉर्न की डिलीवरी हुई है, नॉर्मल पेजाइनल न्यूबॉर्न डिलीवरी हुई है, प्लेसेंटा भी डिलीवर हो गया है, फिजिशियन ने IV सॉल्यूशन के थ्रू मेडिकेशन एडमिनिस्टर करने को कहा है, तो कौन सी मेडिसिन आप देंगे? पेनिसिलिन, एट्रोपिन, ऑक्सीटोसिन या फिर एक्वामेथैप्टोन। कौन सी मेडिसिन देंगे? प्लेसेंटा बाहर आ गया, बच्चा बाहर आ गया, अब आप कौन सी मेडिकेशन देंगे? तो यहाँ पर आप ऐसे केस में देंगे ऑक्सीटोसिन, ताकि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करे और आप PPH को प्रिवेंट कर सकें। जो डिलीवरी के बाद यदि प्लेसेंटा बाहर आ गया है, कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलेट करने के लिए ऑक्सीटोसिन और पिटोसिन दी जाएगी ताकि ब्लीडिंग को कंट्रोल किया जा सके। इनकेस ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तो ऑक्सीटोसिन मैनेज कर पाए, तो इसीलिए क्या दिया जाएगा? ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट इज, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अ नर्स असिस्ट अ क्लाइंट हु डिलीवर्ड 1 hour ago, द फंडस इज फर्म एंड 2 finger braids below the umbilicus and the lochia is bright red. Nurse complain of having chills. What would be the nurse recognize based on this assessment?
तो यहाँ पर 1 घंटे पहले डिलीवरी हुई है। फंडस फर्म है, 2 फिंगर ब्रेड्स है। कहाँ पर? अम्बलाइकस के नीचे। लोचिया ब्राइट रेड है। लोचिया का मतलब होता है जो डिलीवरी होने के बाद जो ब्लीडिंग होती है वो, मतलब रूब्रा है, ब्राइट रेड है तो ठंडी की कंप्लेन करता है पेशेंट की, उसको चिल्स हो रहा है। तो आप यहाँ पे क्या असेसमेंट है जो करेंगे? इन्वर्टेड यूट्रस का, एक्यूट हेमरेज का, नॉर्मल पोस्टमार्टम रिस्पॉन्स या फिर अर्ली स्टेज ऑफ हाइपोवॉल्यूमिक शॉक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इसका आंसर आपको दिया जाएगा। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, तो आप लोग लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और जो भी लोग प्रीवियस पेपर्स परचेस करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप या तो मेडिकल नर्सेस हब की ऐप पर जाइए या फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके पेपर्स को ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।